हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आपके साथ में स्वागत है। आज हम लोग 10th ऑफ फरवरी टू 14th ऑफ फरवरी तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये पूरी करंट अफेयर सीरीज टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। इसका मतलब इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर कर रहे हैं। ये पूरी करंट अफेयर सीरीज डिजाइन की गई है वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक स्टेट पीएससी, एमपी पटवारी, एसएससी और रेलवे पुलिस एग्जाम या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो, या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो। ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपको इस पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से आप इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं क्विक रिवीजन की। तो ऐसे सभी लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्विक रिवीजन, यानी कि प्रीवियस लेक्चर का क्विक एनालिसिस। हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स को डिस्कस किया था उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ में कुछ चीजें रिवाइज करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट न्यूज की। तो फर्स्ट न्यूज थी एशिया फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल कमेंस्ड ऑन 1 फरवरी। ये जो एशिया का फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भी मैंने आपको बताया था, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में ऑर्गेनाइज किया गया। तो आपको ये वाली बात एज इट इज याद रखनी है। ये ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सोच सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं अगली अगली न्यूज की। अगली न्यूज हमने देखी थी यूनियन बजट 2023 का जो दिया गया, उसमें यूनिटी मॉल्स को सेटअप करने की बात की गई सभी स्टेट्स ने। सभी स्टेट्स की राजधानियों में, बेसिकली ध्यान रखना है आपको, सभी स्टेट्स की राजधानियों में, यानी कि हर राज्य की राजधानी में यूनिटी मॉल को सेटअप किया जाएगा। इस यूनिटी मॉल में क्या किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को इन यूनिटी मॉल्स में रखा जाएगा या डिस्प्ले किया जाएगा। वहां से आप इन प्रोडक्ट्स को आसानी से परचेज कर सकते हो और इसके तहत उनकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी और मार्केटिंग भी हो जाएगी। और ये सारी चीजें कौन करेगा? तो सरकार यानी गवर्नमेंट करने वाली है। ठीक है। अगली न्यूज हमने देखी थी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के बारे में। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसका फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म है पीएम विकास। तो पीएम विकास का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। एज इट इज क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको ये पूरा फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें किया क्या जाएगा? तो इसमें बेसिकली शिल्पकारों या कारीगरों को सहायता प्रदान करने का काम किया जाएगा। तो जितने भी आर्टिजन्स हैं या शिल्पकार हैं या आप कहें कारीगर हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए या उन्हें बढ़ावा देने के लिए ये योजना लॉन्च की गई, पीएम विकास। आपको यही वाली बात ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अलावा अगली न्यूज की बात करते हैं। अगली न्यूज हमने देखी थी नासा और इसरो का एक ज्वाइंट सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है? निसार। तो नासा जो कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी है और इसरो जो कि इंडियन स्पेस एजेंसी है, दोनों ने मिलकर एक सैटेलाइट बनाई है जिसका नाम क्या है? निसार। और ये निसार का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, और ये कब लॉन्च की जाने वाली है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2024 में ये लॉन्च की जाने वाली है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि नासा और इसरो की ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, जो अगर हम बात करें तो कई तरीके की सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वैसे ही एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का मतलब क्या है? जो अर्थ की डिफरेंट चीजों को मॉनिटर करे, ये होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो निसार क्या है? निसार एक अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। जो कि क्या करेगी? जो कि हमारे पृथ्वी पर या जितने भी एरिया में हमारी पृथ्वी है, आप ऐसा कह सकते हैं, वहां पर मैपिंग करने का काम करेगी। ठीक है। डिफरेंट कंट्री के मैप को मॉनिटर करेगी कि कोई बाउंड्री को अल्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें देखें का काम किसका होगा? इस सैटेलाइट का काम होगा। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज हमने देखी थी इंदौर बिकम द फर्स्ट सिविक बॉडी इन द कंट्री टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स। मैंने आपको बताया था ये ग्रीन बॉन्ड होते क्या है। ये है ऋण लेने का एक माध्यम, यानी लोन लेने का एक माध्यम है, जिसकी मदद से ग्रीन ग्रीन पार्क्स को डेवलप किया जाएगा या रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप किया जाएगा। तो इंदौर पहली ऐसी सिविक बॉडी है पूरे देश की जिसने जिसने इन ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च किया है। ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये एक ऋण लेने का माध्यम है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अच्छा, एक और टॉपिक हमने करवाया किया था जो कि यहाँ पर मिसिंग रह गया, वो है क्या? इंडिया ने टर्की के इंडिया ने टर्की में जो अर्थक्वेक आया उसमें इंडिया ने बहुत सा ज्यादा मदद की है। उसका उस ऑपरेशन का नाम मैंने आपको बताया था, वो ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम आपको ध्यान रखना है, वो है ऑपरेशन दोस्त करके एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत इंडिया कर रही है मदद किसकी? टर्की की। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है 2 नए जजेस को
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2 नए जज बन गए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजेश बिंदल और अरविंद कुमार। 2 नए जज नियुक्त हुए हैं, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार। अब ऐसे लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, या मैं उनको बता दूं जिनको बहुत वाइड इंफॉर्मेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं करंट संख्या जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की है वो है 34। 34 34 जजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ जजेस। जिनको लग रहा हो, जिनके मन में भ्रांति हो कि बस एक जज होता है, एक जज नहीं होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल टोटल नंबर ऑफ जजेस की संख्या आपको ध्यान रखनी है। टोटल कितने जज होते हैं? तो टोटल 34 जजेस की बेंचेस होती हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि 2 नए जज कौन है? राजेश बिंदल और अरविंद कुमार। और एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस कब आया? सुप्रीम कोर्ट कब एग्जिस्ट में आई, या इसका ये अस्तित्व में कब आया, ये कोर्ट कब अस्तित्व में आया? तो ये वाली बात भी आप याद रख सकते हैं। 28 ऑफ जनवरी 1950, 28 ऑफ जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया है। तो ये वाली बात आप एज इट इज याद रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये याद रहेगी, या अगर नहीं भी याद है तो आप अभी से याद रखना शुरू कर देते। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट, 28 जनवरी 1950, ये डेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। सुप्रीम कोर्ट को और क्या कहा जाता है? तो ये एपेक्स कोर्ट कहलाता है, यानी कि टॉप मोस्ट हायरार्की इन द कंट्री। इसके अलावा इसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। हिंदी में अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। गार्जियन यानी आप ऐसा प्रोटेक्टर भी आप बोल सकते हो, बिल्कुल। तो जैसे आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन, वैसे संविधान का गार्जियन कौन है? संविधान को प्रोटेक्ट करने वाला गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सिंपल सी बात, ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। 34 जजेस हैं टोटल। इसके अलावा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना, उन्हें अपॉइंट कौन करता है? तो उन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। हमेशा हर बार के लिए ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए चाहे आप हाई कोर्ट की बात कीजिए, दोनों में जो चीफ जजेस होते हैं ना, उन्हें अपॉइंट करने का काम किसका होता है? प्रेसिडेंट का काम होता है। किस आर्टिकल के तहत ये अपॉइंट करते हैं? तो आर्टिकल, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124 सब क्लॉज 2 और 217 के तहत ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला टॉपिक है हमारा, इसरो ने लॉन्च किया। इसरो इसरो का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया है, और इसके चेयरमैन का नाम भी आपको मैंने ऑलरेडी कई बार बताया। जो करंट चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, सारी चीजें देखेंगे, फिर से रिवाइज कर लेंगे हम लोग। इसरो ने लॉन्च किया है स्मॉलेस्ट रॉकेट। तो इसरो ने रिसेंटली लॉन्च किया है स्मॉलेस्ट रॉकेट यानी सबसे छोटा रॉकेट। उसका नाम क्या है? SSLV-D2। SSLV-D2 एज इट इज, आपको यही ध्यान रखना है, SSLV-D2। ठीक है। इसके अलावा इसका फुल फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बिल्कुल सिंपल सी बात है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कैसे याद रहेगा? तो आपको याद रखने का भी सबसे अच्छा तरीका है कि क्योंकि स्मॉलेस्ट रॉकेट है SSLV-D2, इसलिए इसके फुल फॉर्म में भी स्मॉल आएगा। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। सिंपल सा काम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसे कहां से लॉन्च कराया गया? तो इसे लॉन्च कराया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा से लॉन्च कराया गया। चलिए बात करते हैं अगली चीज की। तो इसकी जो कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, वो क्या है? तो इसरो की SSLV-D2 फ्लू इनटू स्पेस कैरिंग 3 सैटेलाइट विद इट, यानी कि एक साथ 3 सैटेलाइट्स को ले जा सकता है अपने साथ। इसके अलावा फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ SSLV वाज लॉन्च्ड फ्रॉम SDSC ऑन 7th of August 2022 बट इट फेल्ड। यानी कि पहली डेवलपमेंट फ्लाइट SSLV की लॉन्च की गई थी 2022 में, लेकिन ये फेल हो गई थी। सिंपल सी बात है, सारी चीजें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, परेशान नहीं होना है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। एज इट इज आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसरो ने लॉन्च किया है स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV-D2 जिसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से, श्रीहरिकोटा से। और ये स्मॉलेस्ट रॉकेट है जिसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है? तो जो कि अपने साथ 3 रॉकेट या 3 सैटेलाइट्स को ले जा सकता है। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15th of August 1969। आपको ये डेट एज इट इज याद रखनी है, 15th of August 1969 को इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया। इसके अलावा ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की, जो कि लॉन्च करती है स्पेस रॉकेट्स को।
कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और करंट चेयरमैन है इसके एस सोमनाथ। सिंपल सी बात, मैंने ऑलरेडी कई बार ये आपको बता दिया है इसरो के डिफरेंट डिफरेंट करंट अफेयर्स के लेक्चर में। जब भी इसरो का नाम आया है, मैं सारी चीजें मैंने आपको बताई है ऑलरेडी। तो आपको यही चीजें रिवाइज हो गई। सिंपल सी बात है, आपको यही सारी चीजें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज आपको जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, सिंपल सी बात है। हालांकि इसमें इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरी स्लाइड में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन फिर भी हमने कई सारी चीजें इंक्लूड कर दी हैं। उसमें से है क्या? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली ढूंढा है या फाइंड किया है लिथियम और गोल्ड के डिपॉजिट्स को। कहां ढूंढा है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मिला है क्या? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम के डिपॉजिट्स ढूंढे हैं। अपने आप में ये बहुत हाईलाइटेड न्यूज रही है, क्योंकि इसके बाद, क्योंकि अभी तक जो लिथियम लिथियम ये जो लिथियम है ना, मैं ऑलरेडी सारी चीजें आपको लिथियम के बारे में बताऊंगा। पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो लिथियम है, ये लिथियम आज तक अन्य देशों से आयात किया जाता था, यानी कि वहां से बाहर के देशों से हम लोग इंडिया में लाते थे और फिर आपको उसके प्रोडक्ट्स देखने को मिलते थे। लेकिन अभी तक क्योंकि इंडिया में रिजर्व नहीं था, कहीं भी लिथियम पाया नहीं गया था, अच्छी क्वांटिटी में या अच्छी क्वालिटी का लिथियम नहीं पाया गया था, इस वजह से ये सारी चीजें हो रही थी, बाहर के देशों से हमें लिथियम लेना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब इंडिया में ही क्योंकि लिथियम के डिपॉजिट्स हमें मिल गए हैं, किसने ढूंढा है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये ढूंढा है। इस वजह से हम इंडिपेंडेंट होने वाले हैं लिथियम के सेक्टर में भी। अब लिथियम का यूज आप कहां पर मिलेगा? तो आप सभी लोग मोबाइल यूज कर रहे होगे, आपके मोबाइल की बैटरी जो होती है ना, वो लिथियम आयन बैटरी होती है। ठीक है, कई मोबाइल्स की बैटरी होती है लिथियम आयन बैटरी, तो आपको ध्यान रखना है, वहां से भी आप सारी चीजें ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ से हो रही थी? अभी तक आ रही थी बाहर के देशों से, लेकिन अब हम लोग क्या हो गए? अब हमारा देश इंडिपेंडेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कितना बड़ा डिपॉजिट्स मिला है। ये तो जम्मू संभाग के रियासी जिले में 59 लाख टन लिथियम, यानी कि 59 लाख टन लिथियम का भंडार पाया गया है। वर्तमान में भारत लिथियम, निकल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, यानी इसका आयात किया जाता है बाकी अदर कंट्रीज से। इस खोज से भारत की लिथियम पर दूसरे देशों की निर्भरता कम होगी। सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इसमें। तो कहां से ये मिला है? ये डिपॉजिट्स कहां से मिले? तो जम्मू डिवीजन से ये मिला है, जम्मू डिवीजन से ये डिपॉजिट्स मिले हैं लिथियम के। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कितना है, कितनी कैपेसिटी में मिला है? तो 59 लाख टन, ये कैपेसिटी भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं लिथियम के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। लिथियम ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल Li होता है। सिंपल सी बात, जो कि सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल है। ये एक लाइटेस्ट मेटल है, और लाइटेस्ट लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का मेटल है। ठीक है, धातु है, लाइटेस्ट सॉलिड मेटल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। एल्कालाइन होता है ये बेसिकली, और एक रेयर मेटल है जो कि आसानी से नहीं पाया जाता। रेयर मेटल का मतलब क्या? जो कि आसानी से नहीं पाया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसका एटॉमिक मास क्या है? 6.941 U। अब मैं बात ये क्यों कर रहा हूँ लिथियम के बारे में, ऐसा क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये एक रेयर मेटल है, अभी तक इंडिया में नहीं पाया जाता था। और साथ ही साथ क्योंकि इसके डिपॉजिट्स इंडिया में अचानक से मिल गए, और ये बहुत बड़ी न्यूज रही है, बहुत बड़ी न्यूज रही है, इस वजह से लिथियम से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसका सिंबल भी याद रखना है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? तो एल्कालाइन होती है। इसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप्स में, डिजिटल कैमरा में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किया जाता है इसका यूज बेसिकली। ठीक है, या फिर आप बात करें हार्ट पेस मेकर्स, टॉयज या वॉचेस बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसके यूजेस भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, यही सारी बातें आपको हिंदी में भी मिल जाएंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परमाणु संख्या 3 है, परमाणु द्रव्यमान आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक इसका सिंबल ध्यान रखना है या प्रतीक ध्यान रखना है। अभी तक जो सबसे ज्यादा भंडार वाले देश कौन से हैं, यानी कि लार्जेस्ट रिजर्व लिथियम का कहाँ है? कौन से देश में सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है? तो चिली। चिली में सबसे ज्यादा लिथियम के भंडार पाए गए हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद है आपका अर्जेंटीना। तो ध्यान रखना है, चिली में सबसे ज्यादा, फिर है ऑस्ट्रेलिया में, और फिर है अर्जेंटीना। तो ये तीनों कंट्रीज के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं कि लिथियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है? चिली में, दूसरे नंबर में ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईगल 44 इज द फर्स्ट अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस ऑफ विच कंट्री? ईगल 44 एक नाम है किसका? एयर फोर्स बेस का, जो कि अंडरग्राउंड बनाया गया है, यानी कि जमीन के नीचे बनाया गया एक एयरफोर्स बेस। देखिए, आपने अभी तक जहां भी देखा होगा, या जिस भी देश में देखा होगा, जो एयरपोर्ट होते हैं सारे सारे होते हैं लैंड के ऊपर, यानी ऊपर, जमीन के ऊपर होते हैं। लेकिन ये एक अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस है, एयरफोर्स बेस है, ध्यान रखना, एयरफोर्स बेस है अंडरग्राउंड लेवल पर, जिसका नाम क्या है? ईगल 44। ये किस कंट्री ने बनाया है?
तो उस कंट्री का नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो ईरान ने बनाया है पहला अंडरग्राउंड एयरफोर्स बेस ईगल 44 जिसका नाम है। ठीक है, सिंपल सी बात। तो यही वाली बातें आपको दिख जाएगी जहां पर आपके कई जेट्स फाइटर जेट्स को रखा जाएगा। यहाँ पर जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे एक फाइटर जेट को रखा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है स्काई एयर। स्काई एयर ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स। अब बिल्कुल सिंपल सी न्यूज़ है, न्यूज़ में परेशान नहीं होना है। जैसा कि आपको ये ड्रोन दिख ही रहा है, ड्रोन से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट स्काई एयर ने लॉन्च किया है। स्काई एयर क्या है? नहीं समझ में आया। स्काई एयर है एक कंपनी, स्काई एयर एक कंपनी है जो कि ड्रोन्स बनाती है। इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम सिंपल सी बात है, ट्रैफिक को कंट्रोल या मैनेज करने का काम किसका होता है? ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। और इंडिया का फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स के लिए पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? स्काई एयर नामक एक कंपनी ने लॉन्च किया है। सिंपल सी बात, आपको यही ध्यान रखना है। लेकिन किसके लिए ये बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया है? तो स्काई यूटीएम इज अ क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, ध्यान रखना है। सिंपल सी बात आपको। तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसका लॉन्च किया है, ये न्यूज में रहा है क्योंकि, तो इस वजह से हमने इस न्यूज को कवर किया है। इंडिया का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई एयर ने लॉन्च किया है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करेगा। सिंपल सी बात। चलिए बात करते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगी। हो सकता है आपको ये चीजें याद ना हो, मैं क्योंकि यहाँ पर 13 स्टेट यानी 13 राज्यों के नए गवर्नर नियुक्त कर दिए गए हैं, नए राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए हैं। तो हो सकता है आपको ये याद ना हो एक साथ में याद ना हो। लेकिन मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको कुछ चीजें तो अभी का अभी याद हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीजों को आपको रिवाइज करना होगा या फिर आपको समय के साथ या पेपर के पहले आपको एक बार देखना होगा, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है या किसी ना किसी एग्जाम में ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये पूरे इंडिया लेवल पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आज लाया हूं जिस पर आपको लास्ट में या क्विक रिवीजन सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं। रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने, उन्होंने अपॉइंट किया है नए गवर्नर्स को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, वह मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। वैसे ही हर एक राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें भी अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट ही उन्हें अपॉइंट करते हैं। तो सिंपल सी बात, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं फ्रेश अपॉइंटमेंट किनके की है। फ्रेश अपॉइंटमेंट का मतलब पहली बार, ऐसे व्यक्ति जो पहली बार राज्यपाल बन रहे हैं उनकी लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे 5 लोग हैं जिनका नाम आपको यहाँ पर स्लाइड में दिख गया है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 5 लोग, क्योंकि टोटल 13 राज्यपाल यानी 13 राज्यपाल के बारे में हमें जानना है, लेकिन ऐसे 5 राज्यपाल हैं जो कि पहली बार राज्यपाल बन रहे हैं। बाकी जो राज्यपाल हैं वो किसी न किसी, उनका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कह सकते हैं ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं फ्रेश अपॉइंटमेंट की। तो लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, इन्हें गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश का पदभार इन्होंने संभाला है। तो अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश की अगर आप बात करिए तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन पर आपको एक राज्य मिल जाएगा और वहां के नए नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो परनायक साहब। तो परनायक जी या कैवल्य जी, आप ऐसा याद रखिए, कैवल्य ज्यादा आसान है। कैवल्य जी बन गए हैं आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर। तो अब मैं जैसे ही बोल रहा हूं एक की पॉइंट या की वर्ड दे रहा हूं आपको, कैवल्य अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर। इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये सिक्किम के नए गवर्नर बन गए हैं। अब ये भी आपको कहां मिलेगा? तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में ही एक राज्य मिलेगा सिक्किम। तो नॉर्थ ईस्ट मैप में आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें आसानी समझ में आएंगी। अगर आपके पास मैप है तो वहां पर आप देखिए सिक्किम के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो लक्ष्मण। तो मैं आपको की पॉइंट, जैसे मैंने बोला कैवल्य है अरुणाचल प्रदेश के, वैसे ही लक्ष्मण जी कहाँ के हैं? सिक्किम के। तो 2 पॉइंट हमने तैयार कर लिया। पहला है हमारा कैवल्य ये है अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा लक्ष्मण मैं ऐसा लिख देता हूं, लक्ष्मण जी हो गए हैं सिक्किम के। ठीक है, चलिए राधाकृष्णन कहाँ गए? तो सीपी राधाकृष्णन ये बन गए हैं नए गवर्नर झारखंड के। तो सीपी राधाकृष्णन कहाँ के गवर्नर बन गए हैं? झारखंड के नए गवर्नर। तो राधाकृष्ण आपको ध्यान रखना है, राधाकृष्ण राधाकृष्ण झारखंड झारखंड। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला, तो शिव आपको ध्यान रखना है, शिव हिमाचल प्रदेश। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली बातें याद हो जाएंगी। आप
परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं, आपको याद हो जाएंगी। कैवल्य अरुणाचल प्रदेश हमने ऑलरेडी देख लिया। लक्ष्मण जी सिक्किम गए थे, तो ऐसा ही आप कुछ मतलब अपने आप ऐसा कुछ आप बनाइए अपने में जिससे आपको चीजें याद हो जाए। तो कैवल्य अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम गए लक्ष्मण जी, राधा कृष्ण झारखंड में रासलीला, ऐसा कुछ आप समझ लीजिए कि राधा कृष्ण जी मतलब आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप परेशान नहीं होइएगा इसके लिए, या आप दिल पर नहीं लेना है किसी को। शिव जी कहाँ गए? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा अब्दुल नजीर, ये आंध्र प्रदेश में। तो ये अब्दुल नजीर, अच्छा ये अब्दुल नजीर ये एक अलग नाम है, बिल्कुल अलग नाम है, तो आपको ध्यान रखना है। नजीर, नजीर, नजीर आंध्र प्रदेश, नजीर आंध्र प्रदेश। तो मैं लिख देता हूं नजीर आंध्र प्रदेश। अब मैंने ये लिस्ट ऑलरेडी अलग कर दी है आपके लिए, क्योंकि आप इसके पहले आप अगर पूरी लिस्ट उठाकर देखते एक साथ तो आपको एक साथ सारी चीजें नहीं समझ में आती। तो हमने एक लिस्ट अलग कर दी जो कि फ्रेश अपॉइंटमेंट की थी। लेकिन ऐसे लोग जो पहली बार के अलावा एक किसी अन्य राज्य के पहले राज्यपाल रह चुके हैं, अब वो नए राज्य के राज्यपाल होने वाले हैं, तो उनकी एक अलग लिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है। तो नजीर आंध्र प्रदेश, इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया, ये असम के नए राज्य। तो गुलाब चंद असम, गुलाब असम, गुलाब असम। गुलाब कहाँ खिलता है? असम में खिलता है, आप ऐसा कुछ याद रखिए। नजीर आंध्र प्रदेश, शिव हिमाचल प्रदेश गए थे, शिव जी हिमाचल प्रदेश गए थे, राधा कृष्ण झारखंड के हैं, लक्ष्मण सिक्किम के हैं, कैवल्य अरुणाचल प्रदेश के हैं। अब मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं ऐसे गवर्नर, ऐसे करंट गवर्नर जो कि किसी अन्य स्टेट के पहले रह चुके हैं, किसी अन्य राज्य के गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अब वो नए राज्य के गवर्नर या उन्हें नए राज्य का पदभार मिला है। तो जस्टिस विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन, ये गवर्नर, ये पहले थे आंध्र प्रदेश के गवर्नर और अब बन गए हैं छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर। तो आंध्र प्रदेश के मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश के थोड़ी देर पहले मैंने आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर के बारे में आपको बताया था। तो आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर है नजीर साहब, नजीर साहब मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अनुसुईया उइके जो कि गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ थी, इन्हें गवर्नर ऑफ मणिपुर बना दिया गया है। मणिपुर की नई गवर्नर कौन बन गई है? अनुसुईया उइके। तो उइके मणिपुर। इसी तरह से आपको ये सारी लिस्ट आपको ध्यान रखनी है। तो मैं अभी याद करवाने का काम आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें कवर करवाने लगेंगे, याद भी कराने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं ये याद नहीं करवा रहा हूँ आपको, बस सिंपल सी चीजें हैं, आपको ये एज इट इज ध्यान रखनी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, इस वजह से आपको परेशान होने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी की बात करें तो एमपीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, इस वजह से इस लिस्ट को हमने कवर किया है। इनकेस आपको ये सारी चीजें आप लिख लीजिए और पेपर के टाइम पर आप ये सारी चीजों को रिवाइज करके जाइए, तो आपको सारी चीजों में हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। गणेशन नागालैंड के बन गए हैं, फगू चौहान ये मेघालय के, इसके अलावा विश्वनाथ अर्लेकर ये बन गए हैं बिहार के नए गवर्नर, रमेश बैस ये महाराष्ट्र के बन गए हैं, और बीडी मिश्रा लद्दाख के नए गवर्नर बन गए हैं। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो कुछ स्टेट के जो इंपॉर्टेंट था मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। चलिए बात करते हैं गवर्नर्स के बारे में, थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में बात करते हैं, इनके आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जैसे ही ये सारी चीजें आती हैं तो हमें एक स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते चलना है, जिससे हमारा वो बेस पूरा कंप्लीटली मजबूत हो सके। चलिए बात करते हैं, जब हम बात करते हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट की, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द स्टेट का वर्णन किया गया है आर्टिकल 153 में कहा गया है, 153 आर्टिकल यानी अनुच्छेद 153 में कहा गया है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर एक राज्य का एक गवर्नर होगा। इसके अलावा 155 में गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात की गई। अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं नियुक्ति, ध्यान रखना है। हर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 156 में बताया गया है कि ये जो गवर्नर हैं ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे ऑफिस को होल्ड करते हैं। सिंपल सी बात है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? तो अभी आप इन जनरल आप इतना ध्यान रखें, क्योंकि मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूं, डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ अभी आप इतनी समझ रखिए कि जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, वैसे इनका टेन्योर फिक्स होता है 5 साल होता है, लेकिन 5 साल से ज्यादा भी ये गवर्नर के पद पर रह सकते हैं। तो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जब तक चाहे गवर्नर उस राज्य के राज्यपाल बने रह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा 157 और 158 में क्या है? तो 157 में आपका क्वालिफिकेशन, जबकि यानी क्वालिफिकेशन क्या होगी, यानी योग्यता क्या होगी राज्यपाल की? तो राज्यपाल की योग्यता की वो इंडिया का सिटीजन हो, सिंपल सी बात है। और दूसरा कि 35 ईयर ऑफ एज उनकी कंप्लीट हो जाए, यानी 35 साल के वो कंप्लीट हो चुके हों। इसके अलावा 158 में क्या कहा गया है? तो टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बताया गया है। टर्म ऑफ ऑफिस का मतलब क्या? इसका मतलब कि वो किसी भी मतलब ऑफिस को होल्ड करने से पहले यानी गवर्नर बनने से पहले किन किन शर्तों को मानना जरूरी होगा? तो गवर्नर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि विधानसभा का ये मेंबर नहीं होना चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट की बात करें, चाहे वो लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, या विधानसभा की, कहीं का भी ये मेंबर नहीं होना चाहिए, या फिर किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यही सारी चीजें आपको
हिंदी में भी मिल जाएँगी, तो आपको यहाँ से सारी चीज़ों यानी स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर लें। अगर आपको ये फिर भी नहीं समझ में आया, तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में कमेंट सेक्शन में बताएँ। हम लोग इसके बारे में डिटेल भी डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए, बात करते हैं अगली न्यूज़ जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हो गया है 11 फरवरी को, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 14th ऑफ फरवरी तक के करंट अफेयर्स को, तो इस वजह से ये न्यूज़ कंप्लीट होती है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.0 यानी कि 5th एडिशन मध्य प्रदेश में खेला गया, और मध्य प्रदेश में कौन सी सिटी इसे होस्ट कर रही थी, तो होस्ट सिटी का नाम ध्यान रखना है भोपाल। तो भोपाल इसे होस्ट कर रहा था। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बता दी हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो से उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें मैं और इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो कि मध्य प्रदेश की भोपाल सिटी ने जिसे होस्ट किया, जिसमें मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही है, तो मध्य प्रदेश की रैंक रही है 3rd। तो मध्य प्रदेश की रैंक क्या रही है, 3rd। आपको एज इट इज यही क्वेश्चन याद रखना है कि इसकी मध्य प्रदेश की रैंक, पहली चीज आपको ध्यान रखना है कौन सी रही है। इसके अलावा टॉप किसने किया है, तो महाराष्ट्र ने टॉप किया है। महाराष्ट्र ने टॉप किया है। महाराष्ट्र की रैंक क्या रही है, फर्स्ट रैंक रही है महाराष्ट्र की। सेकंड रैंक रही है आपकी हरियाणा की। तो हरियाणा की सेकंड रैंक, इसके अलावा थर्ड रही है मध्य प्रदेश की। तो एज इट इज आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन को। तो 5वां एडिशन खेला गया यूथ खेलो या खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जिसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है। 161 मेडल जीते हैं, जिनमें से 56 यानी 56 गोल्ड मेडल हैं। इसके अलावा हरियाणा की सेकंड रैंक रही है, जिसमें इन्होंने यानी हरियाणा ने 128 मेडल जीते हैं, जिसमें 41 गोल्ड हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की रैंक थर्ड रही है, जिसने 96 मेडल टोटल जीते हैं, जिसमें से 39 आपके गोल्ड रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से कवर करनी है। बेसिकली इसमें आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश की रैंक थर्ड रही है। इसके अलावा फर्स्ट रैंक रही है महाराष्ट्र की। इसके अलावा मैं यहीं पे एक और चीज इंक्लूड कर रहा हूँ कि जो थर्ड एडिशन है खेलो यूथ इंडिया विंटर गेम्स। ध्यान रखना है विंटर गेम्स, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, तो ये ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। जो थर्ड एडिशन है खेलो यूथ इंडिया विंटर गेम्स, ध्यान रखना है विंटर गेम्स का कहाँ होने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर में होने वाला है। अब बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया, जिनमें से कायाकिंग, कैनोइंग, कैनो सारम, फेंसिंग, ये 3 नए वाटर स्पोर्ट को लॉन्च किया गया। कब, इस एडिशन में यानी 5th एडिशन में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के। इसके अलावा कौन कौन सी सिटीज में ये खेल खेले गए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। टोटल 8 होस्ट सिटीज रही हैं, टोटल 8, मतलब मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया। उनका नाम ध्यान रखना है आपको, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में, महेश्वर में, मंडला में और बालाघाट में। ऑलरेडी ये सारी बड़ी सिटीज हैं, आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, तो आपको ये क्योंकि बहुत बड़ी सिटीज हैं इसलिए आपको ये याद ही रहेगा। साथ साथ उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट आपको इतना ध्यान रखना है। तो उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं इसके एडिशन के बारे में। तो हमने फ्रॉम स्क्रैच यानी कि फ्रॉम फर्स्ट टू लेकर 5th एडिशन के बारे में सारी चीजें हम लोग यहाँ पर ही देख लेंगे एक ही टेबल में। तो 2018 का जो पहली बार एडिशन हुआ था, उस समय होस्ट सिटी कौन सी थी, तो न्यू दिल्ली होस्ट सिटी थी। अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2018 ऑलरेडी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये ऑलरेडी पूछा गया है कई एग्जाम्स में। तो 2018 यानी पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स की होस्ट सिटी कौन सी रही है, न्यू दिल्ली, जिसमें विनर टीम थी हरियाणा और रनर अप था यानी सेकंड रैंक किसकी थी, महाराष्ट्र की। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है 2019 में पुणे ने होस्ट किया, महाराष्ट्र ने जीता और हरियाणा सेकंड रैंक रही है। 2020, 2021 और 2022, तो अभी हम लोग को ध्यान रखना है सिर्फ 2022 का, जिसकी होस्ट सिटी है भोपाल। महाराष्ट्र ने फर्स्ट रैंक जीती है और सेकंड रैंक रही है हरियाणा की। चलिए बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। आज का आपका फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर। तो यहीं से आपको वो गवर्नर वाली लिस्ट भी आप रिवाइज करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको वो गवर्नर वाली लिस्ट आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी आपसे ये प्रश्न बनेगा। और क्योंकि मैंने आपको 5 नाम ऑलरेडी करवा दिए, 5 नाम मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट नाम करा दिए, उनमें से कोई भी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। इस वजह से आपको वो लिस्ट देखनी पड़ेगी, और आप जब लिस्ट देखोगे तो आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर होंगी, और साथ ही साथ थोड़ी समय के लिए याद भी होंगी, कि आपको पता चलेगा कौन सा इनकरेक्ट पेयर है, आप करेक्ट पेयर ढूंढोगे, तो वहां से आपको चीजें और याद भी होंगी, और साथ ही साथ आप कोई ट्रिक बनाकर उन्हें याद भी रख सकते हैं। तो नागालैंड, तो ये है आपका क्वेश्चन, आपको इसका सही जवाब देना है। इस फॉर्मेट में कौन सा होगा सही जवाब, आप बता सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में 5 गवर्नर के नाम लिख भी सकते हैं जो कि करेक्ट पेयर के हैं। ठीक है, तो करेक्ट पेयर वाले 4
का नाम आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है? अगर आपका मन कर रहा हो लिखने का, तो क्योंकि लिखने से चीज़ें लंबे टाइम तक या ज़्यादा समय तक याद रहती हैं, इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल लिखिए, आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि ये जो फॉर्मेट है ना क्वेश्चन का, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि पूछे जा रहे हैं एमपीपीएससी में या आप यूपीएससी में आप बात करें, यूपीएससी में, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं और हो सकता है कि मध्य प्रदेश पटवारी में भी क्योंकि कोई भरोसा नहीं है क्योंकि एमपी पटवारी में पहली बार इंग्लिश आ गई, मैनेजमेंट आ गया, ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, तो हो सकता है कि एमपी पटवारी में भी इस फॉर्मेट के क्वेश्चन आ जाएँ, तो कोई आश्चर्यचकित या आश्चर्य होने वाली बात नहीं है, इस वजह से आपको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किसने होस्ट किया था, किस सिटी ने होस्ट किया है? तो आपको इसका जवाब कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको ये पूरा सेशन हमारा अच्छा लग रहा हो, तो आप एक अच्छा कमेंट हमें दे सकते हैं यूट्यूब के कमेंट में। इसके अलावा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपका एक शेयर आपके शेयर से ही हमें लगातार प्रोत्साहन मिलता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो उसी से हमें प्रोत्साहन और मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये सारा सेशन पसंद आ रहा है। इसके अलावा अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो या फेसबुक हो, किन्हीं भी सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से जुड़कर आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और अगर आपको ये पूरा सेशन पसंद आता है, तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप रिवाइज़ करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।